जीके के प्रश्न, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे, पॉलिटी के टॉप 35 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, देखिए सभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और बहुत ही शानदार चलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, बताएं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्या है, तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लें और इस तेज एग्जाम ऐप पर आपको हमारी ओर से फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा है, तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा है राज्यों का संघ। क्या कहा है भाई, राज्यों का संघ भारत को कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अनुच्छेद जिसमें इंडिया को भारत भी कहा गया है यह है अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा है, भारत या इंडिया, कहा है कि भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, ठीक है, भारत या इंडिया। अगला प्रश्न है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं सरकार के संघीय स्वरूप की, ठीक है। किसकी, सरकार के संघीय स्वरूप की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखने को मिलता है। सबसे पहला है कि साथ आकर संघ बनाना या फिर संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, या साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो संघवाद देखा जा सकता है ये किस प्रकार का है भाई, ये है कि संघ बनाकर के राज्यों का गठन करना। क्या है, संघ बनाकर के राज्यों का गठन करना, ठीक है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका सही जवाब है 7। दिए गए विकल्पों में कितना है, 7, ठीक है। क्योंकि प्रश्न काल में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में है 9। कितनी है, वर्तमान में ये 9 है। जब 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ है, 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तब से क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो गई, तब से भाई 8 हो गई, ठीक है। तब से कितनी हो गई, 8 हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने तो 9 हो गई, फिर 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत संघ में राज्यों की जो संख्या है, भारत संघ में कुल राज्य कितने, तो कुल राज्य थे भाई भारत संघ में कितने, 29, ठीक है। और 7 संघ राज्य क्षेत्र, 7 संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन वर्तमान में भाई राज्य कितने हैं, वर्तमान में है 28 राज्य। कितने हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है कि लक्कादीव, मिनकाय और अमीन दीवी
द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था? लक्षद्वीप नाम कब रखा गया था भाई? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कब रखा गया था? तो इसका सही जवाब है कि वर्ष 1973 में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है आपका क्या भाई? देखिए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ये सभी के सभी लक्षद्वीप में शामिल संघ राज्य क्षेत्र में वर्तमान में शामिल हैं। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुआ करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर खुद एक पृथक राज्य था। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? तो भाई 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 14 तो राज्य बने और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से राजनीतिक अधिकार नहीं है भाई कौन सा? जीवन का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये कैसे हैं? ये राजनीतिक अधिकार हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? ठीक है, मौलिक कर्तव्य कब भारतीय नागरिकों के संविधान में शामिल किए गए? तो इसका सही जवाब होगा भाई विकल्प बी, 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्या है भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना को अंगीकार कर दिया गया था, आत्मार्पित कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शेष बचा हुआ जो संविधान था वह कब? 26 जनवरी 1950 को शेष संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? तो भाई भारतीय संविधान को अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था। ठीक है, अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन अंगीकार आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा क्यों? तो भाई हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान को क्या है, अंगीकार किया गया था। अभी मैंने बताया था, इसे अंगीकार किया गया था। प्रश्न है कि संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था कब? संविधान का जो प्रारूपण है ये पूरा कब हुआ था? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था भाई कब? जब, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को ही। तो एक ही प्रश्न को कई अलग अलग ढंगों से पूछ लिया है। इसको भाई कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। इसे अंगीकार कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो चीजें एक ही हैं। ठीक है, प्रारूपण पूरा हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, कैसे भी पूछ ले प्रश्न, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब कह रहा है वो समग्र रूप से, तो भैया 26 नवंबर 1949 को तो क्या है, प्रस्तावना को जो है अंगीकार किया गया था, संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, ओके। लेकिन जो बचा हुआ संविधान था
वो भी कब, वो भाई बचा हुआ संविधान, बचा हुआ संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। तो ये कह रहा है समग्र रूप से, अर्थात पूरा संविधान, पूरा का पूरा संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ पूरा का पूरा संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? किसका? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था सर वी.एन. राव। ठीक है, कौन? सर वी.एन. राव। और याद रखना कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ये कब हुई? ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी भाई सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ भाई? इसका स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। पहले, इससे पहले वाली वीडियो में मैं कल आपको बता चुका हूँ, ठीक है, शाम को, तो ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैसा? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसका संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो सर बी.एन. राव को। ठीक है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया संविधान सभा का। संविधान सभा क्यों नियुक्त की गई थी भाई? संविधान की स्थापना के लिए, संविधान के निर्माण के लिए। प्रश्न है भारतीय संविधान की रचना के समय, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइएगा, कौन था भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार? तो ये थे भाई वी.एन. राव। प्रश्न है कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या होता है? संघीय प्रकार के शासन का एक प्रमुख दोष क्या होता है? तो भाई इसका सही जवाब है, संघीय प्रकार के शासन का दोष होता है पृथकता का खतरा बना रहता है। ठीक है, पृथकता का खतरा हमेशा मंडराता रहता है अगर एक थोड़ी सी भी चूक हो गई तो। ठीक है, संघीय प्रकार के शासन में। अगला प्रश्न है सरकार की को इन प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकार की निम्न में से कौन सी प्रणालियों में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प सी, संघीय प्रणाली। ठीक है, क्या? संघीय प्रणाली। देखिएगा, संघीय प्रणाली में जो केंद्रीय विधायिका है, संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका दो सदन वाली होती है। कैसी होती है? दो सदन वाली होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, समाजवादी राज्य की। ठीक है, क्या? समाजवादी राज्य। अगला प्रश्न है भारत एक क्या है? भारत एक एकतंत्र है या लोकतंत्र है? राजतंत्र है या कुलीन तंत्र है? तो याद रखना आसान सा है भाई, भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम है जो कि मिनी संविधान माना जाता है? जी हाँ, ऐसा संविधान संशोधन जिसे क्या है, मिनी संविधान कहा जाता है। ये कौन सा है भाई? ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे क्या है, मिनी संविधान या लघु भारत कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से?
तो भाई भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से भाई? इंग्लैंड से ये अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता विशेषता है भाई संघीय सरकार की। इसकी दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। ठीक है। और दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या है? संघ और राज्य की जो है नागरिकता हो सकती है। और अमेरिका की सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता की विशेषता, संघीय नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भाई नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है भाई भाग 2। ठीक है। कौन सा है? भाग 2। ठीक है, भाग 2 मिसप्रिंट है ये। चलिए ये सही, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संघवाद निकट है किसके? भारतीय संघवाद किसके निकट है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संघवाद निकट है भाई कनाडा के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो भाई भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है ये कहाँ से ली है? संघीय प्रणाली ली है कनाडा से। कहाँ से ली है संघीय प्रणाली? कनाडा से ली है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? क्या है? भारतीय महासंघ की योजना कहाँ से ली है? तो इसका सही जवाब है ये भी आप कहाँ से? कनाडा से ही ली है। ओके। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? विधि का शासन, विधि का शासन की संकल्पना। तो आप हमेशा याद रखें, विधि का शासन की संकल्पना एक संवैधानिक प्रणाली की विशिष्टता है। कहाँ की भाई? ये है ब्रिटेन की। ठीक है। कहाँ की? ब्रिटेन की एक ये विशिष्टता है। ओके, विधि का शासन। चलिए, तो आज की क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। आगे इस तरह के टॉप जीके के प्रश्न देखने के लिए एमपी प्लस परीक्षा हेतु और आप पीडीएफ हेतु हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम है भाई तेज एग्जाम। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें, तेज एग्जाम ऐप हमारा जरूर डाउनलोड करें। ठीक है। ये है ऐप। यहाँ पर आपको क्या फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है। आज सुबह 7 बजे ही टेस्ट मैंने डाल दिया है। ओके। टेस्ट का नाम है T20 रैंकिंग टेस्ट। T20 रैंकिंग टेस्ट। और यूट्यूब पर भी मैंने डाल दिया है पोस्ट। जो कल के टॉपर रहे हैं, टॉप 10 स्टूडेंट, उनके नाम भी मैंने डाल दिए हैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर। तो वो भी आप देख सकते हैं। आप भी अपना नाम लाएं और तेज एग्जाम पर टेस्ट जरूर दीजिएगा। पीडीएफ भी हर क्लास का आपको वहीं पर उपलब्ध कराया जा रहा है।